Hello students, good morning to everybody. Now I am going to teach you civics class 8, chapter number 4, and the headline of chapter 4 is Law and Democracy, lecture first. ये छोटा सा चैप्टर है, इसलिए एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर दिए हैं. नहीं, एवरीबॉडी पे अटेंशन. क्लास 8. तो इस चैप्टर में फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज लॉ. लॉ क्या होता है, कानून क्या होता है. राइट, यू नो लॉ इज ए सिस्टम ऑफ रूल्स and the guidelines that are used to regulate the lives of the people, and laws regulate the lives of the people. Lives of the people, ठीक है ना. It means lives of the people. And in law एक ऐसा सिस्टम होता है, नियमों का सिस्टम, कानून का, या एक ऐसी कानूनी व्यवस्था होता है जो गाइड करता है मानव जीवन को, नागरिकों के जीवन को गाइड करता है, गाइडलाइन बताता है कि कैसे चलना है आपको समाज में, कैसे रहना है, वह नियंत्रित करता है. नहीं, इस प्रकार लॉ को रेगुलेट, लॉ जो है पब्लिक के जीवन को रेगुलेट करने वाला सिस्टम कहलाता है. अंडरस्टैंडिंग. अब आइए, रूल ऑफ लॉ क्या होता है. इसको हम हिंदी में कानून का शासन कहते हैं. डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर आप जानते हैं कि गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपुल होता है. तो ऐसी स्थिति में मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या कोई भी बड़ा पदाधिकारी हो, और एक प्यून से लेकर प्राइम मिनिस्टर, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी बराबर होते हैं. दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ लॉ. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर रूल ऑफ लॉ. हमारा स्वतंत्र भारत का संविधान नहीं, भारत में रूल ऑफ लॉ लागू किया है, कानून का शासन लागू किया है. इस कानून के शासन के तहत हमारे सोसाइटी के अंदर या इंडियन सिटीजन में, चाहे कोई रीच हो या पुअर हो, फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, पुरुष हो या स्त्री हो, शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब्स हो, कास्ट के नाम पर, पर्सन के नाम पर, लिंग के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है कानून के समक्ष. यानी कानून की नजर में, कानून की निगाह में ऑल सिटीजन आर इक्वल. सभी के सभी हमारे इक्वल होते हैं कानून की निगाह में. दैट सिस्टम इज कॉल्ड रूल ऑफ लॉ. कानून का शासन. कानून जो कहता है उसके अनुसार प्राइम मिनिस्टर को भी काम करना होता है और एक सिटीजन को भी काम करना होता है. अंडरस्टैंड इट. अब आइए, द मेकिंग ऑफ न्यू लॉज. नए कानून बनता है तो किस तरह से नए कानून को बनाया जा सकता है. तो इसके लिए डेमोक्रेसी के अंदर पब्लिक के डिमांड पर ध्यान दिया जाता है, परिस्थिति पर ध्यान दिया जाता है, समय पर ध्यान दिया जाता है कि समय कितना बदल रहा है. तो जैसे जैसे समय बदलता है, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी बदलता है, समाज बदलता है, उसके अनुरूप कानून में भी, पुराने कानून में भी चेंजिंग किया जाता है, अमेंडमेंट लाया जाता है और नए कानून भी उसी के अनुरूप बनाया जाता है. तो लॉज आर फॉर्म एंड चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग ऑफ नेचर ऑफ द सोसाइटी. समाज के बदलते हुए परिवेश के अनुरूप लॉ बनाया जाता है. It is important that government should be sensitive to need of the people with the changing socio-economic scenario and the adopt new laws and modify the existing ones. कहता है
कि यह बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है सरकार के लिए कि सरकार को कानून बनाते समय बहुत एक्टिव रहना चाहिए, सेंसिटिव रहना चाहिए और पीपुल के नीड के अनुसार, पीपुल के डिजायर के अनुसार और समाज की आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था नहीं बदलते हुए परिवेश को देखते हुए कानून बनाना चाहिए और पुराने कानून में मॉडिफिकेशन करना चाहिए और नए कानून परिस्थिति के अनुसार बनाना चाहिए। अंडरस्टैंड इट? अब आइए चौथा पॉइंट है लॉ एंड पब्लिक ओपिनियन। कानून और पब्लिक ओपिनियन में क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लॉ एंड पब्लिक ओपिनियन? पब्लिक ओपिनियन मीन्स ओपिनियन ऑफ द पीपुल। पब्लिक ओपिनियन मीन्स द ओपिनियन ऑफ द पीपुल। गवर्नमेंट शुड मेक द न्यू लॉ एंड डू वेलफेयर वर्क फॉर द पब्लिक। पब्लिक ओपिनियन का मतलब ही होता है ओपिनियन ऑफ द पीपुल, आम जनता की मत या इच्छा। गवर्नमेंट को चाहिए कानून बनाते समय जनता की वेलफेयर का, लोक कल्याणकारी काम करना चाहिए। ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे लोगों का कल्याण हो सके। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, so it is important to fulfill the public needs and desires। क्योंकि प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था जनप्रतिनिधियों की शासन व्यवस्था होती है। प्रत्येक 5 वर्ष पर जनप्रतिनिधि इलेक्टेड होते हैं जनता द्वारा इस आश्वासन पर कि सरकार में जाएंगे, जन इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, जन आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। यही कारण है कि डेमोक्रेसी के अंदर सरकार को जन इच्छाओं को, जन आकांक्षाओं को, जनता की आवश्यकताओं को के अनुरूप ही नियम कानून बनाना चाहिए। अंडरस्टैंड इट? यह सरकार को महत्वपूर्ण ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। लास्ट है 5वां, द इनेक्टमेंट, इट मीन्स इम्प्लीमेंट। इनेक्टमेंट ऑफ द न्यू लॉ, राइट टू एजुकेशन। आप जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, अब नए संविधान के तहत स्वतंत्र भारत में नहीं 2009 में राइट टू एजुकेशन बिल पार्लियामेंट ने पास किया। 2009 में पार्लियामेंट ने राइट टू एजुकेशन बिल पास किया जिसको आरटीआई के नाम से जाना जाता है, आरटीआई के नाम से, राइट टू एजुकेशन। तो 2009 में पास हुआ और 1 अप्रैल 2010 को इंप्लीमेंट किया गया, यानी लागू किया गया। तो पे अटेंशन एवरीबॉडी, as we know in the beginning our education was very poor। जानते हैं जैसे हमें आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय हम अंग्रेजों के चंगुल से तुरंत निकले थे। हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत पुअर थी नहीं, तो स्वतंत्र भारत की सरकार ने उसको मजबूत करने के लिए क्या किया? तो आफ्टर इंडिपेंडेंस आवर गवर्नमेंट established so many schools, colleges, university for the growth of the education। स्वतंत्र भारत की सरकार ने हमारे देश के अंदर बहुत सारे स्कूल, शिक्षा के विकास के लिए बहुत सारे स्कूल खोले गए, बहुत सारे कॉलेज खोले गए, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां खोली गई ताकि शिक्षा का विकास हो सके। एंड इन 1961 एनसीईआरटी, जो आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग का फॉर्मेशन हुआ जब 1961 में, 1961 में एनसीईआर का फॉर्मेशन हुआ। इसलिए तो टू एडवाइज द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द मैटर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन पर सलाह देने के लिए एनसीईआरटी का फॉर्मेशन हुआ ताकि
वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार को शिक्षा के विषय पर अच्छी सलाह दे सके। इन 1990 में द गवर्नमेंट एडॉप्टेड द सर्व शिक्षा अभियान। 1990 में सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान चलाया और उस सर्व शिक्षा अभियान की विशेषता थी कि 6 वर्ष से लेकर 14 ईयर्स तक 6 ईयर टू 14 ईयर्स के बच्चों को, लड़के और लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा देना यह सर्व शिक्षा अभियान में रखा गया और उसे लागू किया गया। अंडरस्टैंड इट? एंड हमने इसको भी कह दिया 2009 में राइट टू एजुकेशन दिया गया, जबकि राइट टू एजुकेशन को 1 अप्रैल 2010 को इम्प्लीमेंट किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि thus we see that the right to education has become the fundamental right। ये हमारा राइट टू एजुकेशन जो है यह फंडामेंटल राइट आजकल बन गया है। हर 6 वर्ष से 14 वर्ष के छात्र छात्राओं को राइट टू एजुकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई है। ये चैप्टर समाप्त हुआ। इसमें परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं सब आपको याद करना होगा परीक्षा के ख्याल से। रेस्ट नेक्स्ट डे।